हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अभी आपको सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियां देती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है ना, आज हम आपको बताएंगे कि एक एडवोकेट बनने का क्या प्रोसीजर है, पूरा फुल प्रोसीजर क्या है। ठीक है ना, एडवोकेट कैसे बन सकते हो आप। देखो, आप चाहे बीए प्लस एलएलबी करो, चाहे 12th प्लस एलएलबी करो, अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये बात जानना है कि आपको 12th पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या, आपको 12th पास होना जरूरी है, चाहे आप कोई सी भी एलएलबी करो। उसके बाद आते हैं, हम हमारे आगे बढ़ते हैं इसमें वीडियो को। देखो, एलएलबी, व्हाट इज एलएलबी, एलएलबी क्या है। ठीक है ना, देखो, एलएलबी को हम बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। एलएलबी एक डिग्री है, जैसे कि एक आप जानते हो डिग्री कोर्स होता है, जैसे जैसे आप बीए करते हो वो भी एक कोर्स है, वो भी एक डिग्री है। आप एमए करते हो वो भी एक डिग्री है। ठीक है ना, तो ये भी इस किसी प्रकार की कानून की पढ़ाई से संबंधित ये भी एक डिग्री है। तो आप एलएल देखो, आज का जो समय है, आज के समय में एक जो एडवोकेसी है उसमें देखो, नाम, पैसा, रुतबा वो तो सब है ही है। ठीक है ना, आपको इसमें कहने का मतलब है कानून का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान मिलता है एलएलबी में। ठीक है ना, तो एलएलबी का जो आप एक विद्यार्थी हो तो आप कैसे आप एक एडवोकेट बन सकते हो, आज हम यही बात करने आए हैं, इसमें वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है ना, व्हाट इज एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। एलएलबी एक डिग्री है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये एक लॉ की डिग्री होती है। ये कोर्स 3 साल का होता है या फिर 5 साल का होगा। अगर आप 3 साल वाला कोर्स करोगे तो इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है ना, अगर आप 5 साल वाला कोर्स करते हो तो इसमें 10 सेमेस्टर होंगे, यानी एक सेमेस्टर कितने महीने का होगा, 6 माह का होगा एक सेमेस्टर। ठीक है ना, तो अब हम इसे आपको मैंने सेमेस्टर बता दिए कि भाई कितने हो गए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एलएलबी करने जा रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि देखो हमको भाई पहले से, कई बार ऐसा होता है बच्चे को 12th कर ली, उसने पहले डिसाइड कर रखा है कि मुझे मुझे भाई एलएलबी करनी है और मुझे एक एडवोकेट बनना है। अगर आपको ये वाला आपके माइंड में एक क्वेश्चन है भाई मुझे एलएलबी करके एडवोकेट ही बनना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 12th प्लस एलएलबी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो क्यों, क्योंकि देखो 12th के बाद ये होता है, जो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ना वो लॉ से रिलेटेड ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, और जिस बच्चे के पास, मैं तो देखो वैसे तो एलएलबी आपकी, चाहे आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में की हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपने आर्ट्स के बाद एलएलबी करते हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो हमारे लॉ से रिलेटेड चीजें आती है वो आर्ट में ही होती है। जैसे देखो, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, तो ये सब ही क्या उसमें आते हैं, एलएलबी में आते हैं। यही कानून के बारे में एलएलबी में बताया जाता है। ठीक है ना, तो आर्ट्स में हमारा समथिंग समथिंग सिलेबस कवर हो जाता है, तो हमें एलएलबी करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब आते हैं हमारे टॉपिक की साइड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, एलएलबी अगर आप 12th पास हैं तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में करो, चाहे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो तो भी आप एलएलबी कर सकते हो। उस एलएलबी जो मतलब ग्रेजुएशन के बाद होती है वो 3 साल की होती है, और जो 12th के बाद वो होती है एलएलबी वो कितने की होती है, वो 5 साल की होती है। ठीक है ना, तो ये कोर्स 3 साल और 5 साल, ये तो आपको कंफ्यूजन दूर होगी कि भाई जो बीए के बाद होती है वो 5 साल की, ओ सॉरी 3 साल की, और जो 12th के बाद होती है वो 5 साल वाला होता है। ठीक है ना, तो
देखो, चाहे आपने देखो 12th भी किसी स्ट्रीम में की, ये नहीं है कि आपने आर्ट्स में ही की हो तो ही आप एलएलबी कर सकते हो 5 साल वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये मायने नहीं रखता कि आपने एलएलबी वो 12th किस स्ट्रीम में किया या ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में की है, आपको तो खाली पास होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे, देखो मैंने आपको ये सब चीज बता दिया कि आप 12th के बाद भी कर सकते हो और बीए के बाद भी कर सकते हो। चाहे आपके पास बीए में भी कोई से भी कोर्स रहे हो, कोई भी स्ट्रीम रहा हो, चाहे आर्ट्स कॉमर्स बायो जो भी आपके पास रहो, और 12th में भी आपके पास जो भी स्ट्रीम रहा हो, चाहे आर्ट कॉमर्स बाय, आप एलएलबी कर सकते हो। ये तो हो गया आप एलिजिबिलिटी के, आप एलिजिबल हो या नहीं हो 12th। इसमें सबसे मेन पॉइंट है जो कि आप एलएलबी करने के लिए आप 12th पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं, पहला जो हम पॉइंट है इसमें है कोर्स की अवधि। अब मैं आपको दोनों बीए एलएलबी और 12th एलएलबी दोनों में डिफरेंस बताते चलूंगी, आप इस चीज को नोट कर लेना, मैं आपको पूरा प्रोसेसर बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो, जो कोर्स की अवधि, देखो जो आप बीए प्लस एलएलबी, 12th और बीए दोनों की बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, जो आप 12th के बाद बीए कर एलएलबी करते हो उसकी कोर्स की अवधि होती है 5 वर्ष की, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो एलएलबी आप बीए के बाद करते हो उस कोर्स की अवधि होती है 3 साल की, ठीक है ना। अब आपको अवधि के बारे में पता लग गया कि 12th के बाद जो कोर्स एलएलबी की जाती है वो होती है 5 साल की, और जो ग्रेजुएशन के बाद होती है वो होती है 3 साल की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पात्रता, सेकंड पॉइंट है हमारा पात्रता। देखो, जो अब हम पात्र, जो आप एलएलबी स्नातक के बाद करते हो उसमें आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में रही हो, चाहे आप देखो मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आर्ट्स में, चाहे कॉमर्स में, चाहे बायो में, साइंस में, जिसमें भी रही हो, ठीक है ना। तो आपकी एलएलबी की डिग्री आप जब भी कर सकते हो जब आपकी स्नातक क्लियर हो, ठीक है। और जो 12th के बाद एलएलबी हो उसमें आप 12th पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंने आपको पहले बता दिया फिर बता रही हूँ, चाहे किसी भी स्ट्रीम, आर्ट्स बायो कॉमर्स साइंस में, जिसमें भी हो, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, कि कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, सिलेबस पे फोकस करते हैं। देखो, अगर आप, ठीक है, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर, अगर आप एलएलबी केवल लॉ सब्जेक्ट पर फोकस करता है, देखो जो आप बीए के बाद एलएलबी करते हो ना, देखो इसमें क्या होता है, खाली आपको लॉ से रिलेटेड किताबें ही पढ़ाई जाती है 3 साल में, ठीक है ना, क्योंकि आपने बीए के बाद करी है तो 3 साल में आपको खाली लॉ से संबंधित ही ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 12th के बाद जब एलएलबी करते हो तो उसमें आपको 8 सब्जेक्ट का भी ज्ञान दिया जाएगा, 8 सब्जेक्ट भी आपको उसमें पढ़ाया जाएगा और लॉ सब्जेक्ट भी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको 12th के बाद जब आप एलएलबी करते हो तो उस 5 साल की कोर्स की अवधि के अंतर्गत आपको 8 सब्जेक्ट भी जोड़ा जाएगा, एलएलबी के साथ आपको आर्ट्स के ज्ञान भी दिया जाएगा, क्योंकि आर्ट्स में जो पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स ये हिस्ट्री होती है ये लॉ के अंदर ही आती है, ठीक है ना। अब हमारे आते हैं हम चौथे टॉपिक में, चौथा टॉपिक है सिलेबस। देखो सिलेबस, अगर आप जो बीए के बाद जब आप एलएलबी करते हो तो उसमें लॉ सब्जेक्ट संवैधानिक कानून अनुबंधों को ही जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप 12th के बाद जो एलएलबी करते हो उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि लॉ सब्जेक्टों को उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया आपको, फिर से बता दिया। अब आपका हमारा 5वां टॉपिक है करियर विकल्प। तो देखो, जो इसमें कि 12th के बाद एलएलबी करते हैं उसमें और बीए के बाद जो एलएलबी करते हैं उसमें क्या क्या करियर ऑप्शन रहते हैं। देखो,
जो अगर हम स्नातक के बाद जब बीए करते हैं तो इसमें आप इसके बाद में आप लॉ फील्ड में ही करियर बनाया जा सकता है। स्नातक के बाद जो एलएलबी की जाती है उसमें केवल लॉ फील्ड में ही करियर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने 12th के बाद एलएलबी की है तो आप उसमें लॉ सहित तमाम फील्ड में करियर बना सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे छठे टॉपिक की साइड, स्किल डेवलपमेंट। देखो, जो आप स्नातक के बाद एलएलबी करते हो तो उसमें लीगल स्किल, अदालत प्रक्रिया, मसौदा तैयार करना आदि पर फोकस किया जाता है। लेकिन अगर आप 12th के बाद जो एलएलबी करते हो उसमें आपको लीगल और नॉन लीगल कम्युनिकेशन और रिसर्च आदि दोनों पर ही स्किल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे सातवें टॉपिक पे, सातवें टॉपिक में हमारा सातवां टॉपिक है स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। अगर आप स्नातक के बाद जो एलएलबी करते हो उसमें सीमित स्पेशलाइजेशन जैसे कॉरपोरेशन कानून, आपराधिक कानून आदि आते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद जो एलएलबी करते हो इसमें विभिन्न फील्ड में आप स्पेशलाइजेशंस का मौका मिलता है, जैसे बौद्धिक संपदा कानून, पर्यावरण कानून आदि, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आठवां टॉपिक है प्रवेश परीक्षा। देखो, जो आप बीए स्नातक के बाद जब एलएलबी करते हो तो उसमें प्रवेश परीक्षा की कोई आवश्यकता, आमतौर पर एलएलबी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता होती है। देखो, अगर आप जैसे स्नातक के बाद एलएलबी करते हो तो चाहे 12th के बाद करते हो चाहे स्नातक है, तो उसमें एलएलबी में प्रवेश लेने के लिए कुछ आपको प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं। तो अगर आप स्नातक के बाद एलएलबी करते हो तो आपको CUET और BHU, USE और TS, लॉ, कैट, MMU प्रवेश आदि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर आप 12th के बाद जब एलएलबी करते हो तो उसमें इंटीग्रेटेड एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट और LASTA जैसी प्रवेश परीक्षाओं को देना होता है, तब ही जाकर आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसका शुल्क क्या रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, एलएलबी आमतौर जो आप बीए के बाद एलएलबी करते हो वो आमतौर पर शुल्क कम ही होता है, एडमिशन के लिए बता रही हूँ खाली अभी तो, ठीक है ना। जो आप 12th के बाद एलएलबी करते हो वो लंबी अवधि के कारण उच्च शुल्क होता है उसमें, ठीक है ना। तो दोनों में जो शुल्क होता है वो आपको पहले बता, इससे आपको यही जाहिर होता है कि जो 12th के बाद एलएलबी करते हो आप उसकी जो फीस होती है वो अधिक होती है बकाया किसके, स्नातक एलएलबी के बाद, ठीक है ना। मान्यता, देखो, जो हम स्नातक के बाद एलएलबी करते हैं उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और UCG से मान्यता प्राप्त होती है। जबकि आप 12th के बाद जो एलएलबी करते हो उसे BCI और UGC से मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। देखो, अगर आप जो स्नातक के बाद आप एलएलबी करते हो उसमें फिर जो आप, देखो मैं दोनों चीज बताती चलूंगी, आप समझते चलना। बीए के बाद जब आप स्नातक करते हो, आप स्नातक के बाद एलएलबी करते हो ना, तो उसका जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है सालाना, वो फीस सालाना देखो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक सालाना भी हो सकती है, ठीक है ना। और सरकारी की क्या, सरकारी की आपकी सालाना फीस 50,000 रुपए
तक भी हो सकती है। ये है स्नातक के बाद एलएलबी की फीस, ठीक है ना। और फीस कम या ज़्यादा कॉलेज के आधार पर डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। ये तो आपको मैंने वो बताइए जो कम से कम है, ठीक है ना। नहीं, कॉलेजों के तो जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है एलएलबी की, उनमें तो और भी 2 से 2.5 लाख रुपए तक की भी फीस होती है, ठीक है ना। और जो 12th के बाद एलएलबी होती है उसकी प्राइवेट की फीस, क्योंकि उसका जो पढ़ाई का प्रोसेसर होता है वो 1 साल ज़्यादा का होता है एलएलबी का, तो उसकी फीस प्राइवेट की होती है 1.5 लाख रुपए तक, जबकि उसकी सरकारी एलएलबी की फीस होती है 1 लाख रुपए तक, ठीक है ना। इस दोनों के बारे में बता दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो आप 12th के बाद जो एलएलबी करते हो वो 5 साल की होती है, तो उसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप बीए वो क्या स्नातक के बाद अगर आप एलएलबी करते हो वो 3 साल की होती है, उसमें आपके 6 सेमेस्टर हाँ 6 सेमेस्टर होते हैं, जबकि उसमें आपको बता दें कि हर 6 माह में 1 सेमेस्टर होता है, ठीक है ना। अब आपको मैंने सेमेस्टर के बाद एक प्रत्येक जो सेमेस्टर होता है वो होता है कितने का, 6 माह का। एक सेमेस्टर 6 माह का होता है, ठीक है ना। और आपको मैं इस वीडियो में एक और जानकारी दूंगी कि अगर आपको जैसे एलएलबी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, अगर आप 12th के बाद एलएलबी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, अगर आप 12th के बाद एलएलबी में एडमिशन लेते हो तो उसमें आपकी परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो देखो, अगर परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, बीए के बाद अगर आप स्नातक के बाद अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% होना अनिवार्य है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 40% होना अनिवार्य है स्नातक की डिग्री में, ठीक है ना। और अगर आप 12th के बाद एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% अनिवार्य है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 45% अनिवार्य है, ठीक है। ये हो गई परसेंटेज की बात। फीस की बात बता दी मैंने आपको, परसेंटेज की बात बता दी, एलएलबी को कौन कर सकता है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। आपके कौन कौन से इसमें बीए के बाद अगर एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, और अगर आप 12th के बाद एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे। मैंने फुल वीडियो आपको बना के बता दी है कि एडवोकेट बनने का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। और जब आप स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, स्नातक की डिग्री या 12th के बाद एलएलबी की डिग्री या स्नातक के बाद एलएलबी की डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नज़दीकी जो आपका स्टेट का बार लगता है, बार काउंसिल लगता है, उसमें आपको अपना एनरोलमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। इनरोलमेंट कराने के बाद आप एक एडवोकेट के रूप में अपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप एक एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हो, और उसके बाद आपको आपके नज़दीकी जहां भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां का आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप एक एडवोकेट अधिवक्ता बन जाते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको एआईबी का एग्जाम देना होता है। ये जो आप एलएलबी क्लियर करते हो बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो खाली आपको 6 महीने की प्रैक्टिस के लिए ही मिलता है। उसके बीच आपको एआईबी का एक एग्जाम देना होता है। आपको उसको क्लियर करने के बाद वो आपको साल में 2 बार देना होता है, ठीक है ना। आपको अगर आप क्लियर कर लेते हो 2 साल में, अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप परमानेंट सर्टिफिकेट आपको मिलने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो आप
अपनी तरफ से किसी भी मुवक्किल की केस को लड़ नहीं सकते, उसकी तरफ से पैरवी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे और मेरे दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, और जो भी आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।